हेलो बच्चों, हम लोग गणित कक्षा 10 की पढ़ रहे थे एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.1 जिसमें कि हम 3 प्रश्न पीछे बता चुके हैं। आज इस प्रश्नावली के शेष बचे 2 प्रश्नों को और फिर अगली प्रश्नावली के कुछ प्रश्नों को आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं। इसमें प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। हमें यह दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके। तो आइए देखते हैं कैसे हम दर्शा सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 को हम हल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें किसी धनात्मक पूर्णांक को लेना है और फिर उसके वर्ग को, धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हमें यम, किसी पूर्णांक यम के लिए उसका रूप हमें 3m या 3m+1 को दिखाना है कि इस रूप में हो सकता है। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना कि एक धन पूर्णांक है। हमने a को एक धन पूर्णांक मान लिया कि a कोई एक धन पूर्णांक है और इस प्रकार से है कि इस a को अगर हम 3 से विभाजित करें, देखिए माना कि a एक धन पूर्णांक है, a को 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। जैसा कि हम पीछे पढ़ चुके हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। हमें 2 नए पूर्णांक लेने हैं। तो एक पूर्णांक हमने Q ले लिया जो कि भागफल के रूप में है और दूसरा पूर्णांक शेषफल R है। अब यहाँ 3 ही क्यों लिया गया? क्यों a को हम 3 से ही विभाजित कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं हमें प्रश्न से ही उसका सलूशन मालूम चल जाता है। हमें किस रूप में दिखाना है धन पूर्णांक को? 3m या 3m+1 के रूप का। तो जैसा कि यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि अगर इसको हम भागफल माने तो 3 क्या है? भाजक है। तो 3 भाजक के रूप में हमें लेना है। इसीलिए हम जो धन पूर्णांक a हमने माना है उसका भाजक 3, यानी उसको 3 से विभाजित करना है। तो यही कारण है कि यहाँ हमने 3 लिया है और प्रश्न को देखकर ही हमें मालूम चल जाता है कि इस धन पूर्णांक को किससे भाग करना है। तो हमें जिस रूप में दिखाना है वहीं से हमें भाजक का चुनाव करना होगा। जैसा कि प्रश्न में यहाँ देखिए भाजक 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो इसीलिए हमने इस धन पूर्णांक a को 3 से विभाजित किया और 3 से विभाजित करने पर हमने ये मान लिया कि भागफल Q है और शेषफल R प्राप्त होता है। अब हमें इतनी बातें मालूम चल गई तो अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब हम क्या लिख सकते हैं? हमें मालूम है कि a को 3 से भाग करने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं a बराबर 3Q प्लस R, a बराबर 3Q प्लस R के रूप का लिखा जा सकता है। और यहां देखिए R क्या हो सकता है? तो हम जानते हैं जो शेष होता है वो भाजक से छोटा होता है सदैव। शेष जो है, शेषफल R जो मान है वो सदैव भाजक से छोटा होगा। अब भाजक यहाँ 3 है तो R का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। R के ये 3 वैल्यू हो सकते हैं। अगर R के ये 3 वैल्यू हो सकते हैं तो यहाँ A की जो वैल्यू ली गई, ये की वैल्यू कितनी हो सकती है? तो यहाँ देखिए A की वैल्यू हम लिख सकते हैं, अगर R बराबर 0 ले लिया जाए तो A बराबर पहला वैल्यू हमें मिल जाएगा
3q प्लस 0, या इसी को हम a बराबर 3q भी कह सकते हैं, a बराबर 3q, ये पहला मान मिल सकता है। और a का दूसरा रूप क्या हो सकता है, अगर r का मान 1 रख दिया जाए तो a का दूसरा मान ये हो सकता है 3q प्लस 1, या a का दूसरा एक और वैल्यू भी है r बराबर 2, तो r का मान अगर 2 रख दिया जाए तो a का एक रूप ये भी हो सकता है a बराबर 3q प्लस 2, ये हो जाएगा। यानी अगर हम 3 से विभाजित कर रहे हैं, भागफल q से शेषफल r है, तो निश्चित रूप से r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। जब r का मान 0 लिया गया तो a बराबर 3q मिला, जब r का मान 1 लिया गया तो a बराबर 3q प्लस 1 मिल गया, और जब r का मान 2 लिया गया तो a का मान 3q प्लस 2 मिल गया। यानी इन 3 रूपों में हमें यहां प्राप्त हुआ। अब प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी ये तीनों रूप का हम वर्ग करके चेक करेंगे कि इन तीनों रूपों का अगर वर्ग किया जाए तो उसका वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है या नहीं होता है। तो अब हम यहां देखिए r बराबर 0 वाला कंडीशन पहले लेंगे। तो देखिए अब a बराबर पहला वैल्यू क्या मिला था, पहला वैल्यू a बराबर 3q मिला था, a बराबर 3q, इसमें हमने r बराबर 0 रखा था। इसका वर्ग करके देखा जाए, इसका वर्ग किया जाए तब क्या होगा, तो इसका वर्ग करिए a स्क्वायर बराबर, तो दोनों पक्षों का अगर वर्ग कर दे तो a का स्क्वायर करेंगे तो इधर 3q का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से हम देखें अगर तो ये 3q का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसको हम 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर। तो यानी पहला जो r का मान 0 लिया गया था तब a का मान 3q के बराबर आया। अब इस a का अगर वर्ग कर दिया जाए, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ले लिया जाए तो ये 9q स्क्वायर के रूप में है। क्या इसको 3m के रूप में लिखा जा सकता है, तो यहां से हम देखेंगे कि यहां देखिए इस 9q स्क्वायर को 3 इंटू 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिखा जा सकता है। इस 9 को हमने 3 गुणे 3 में बदल के और 3 इसका गुणक बाहर कर लिया। अब अगर 3q स्क्वायर को यम मान लिया जाए, ये ब्रैकेट में जो राशि लिखी है अगर इसका मान यम मान लिया जाए तो निश्चित रूप से ये 3m के रूप का हमको प्राप्त हो गया। तो यहां हम लिख सकते हैं, देखिए इस 3q स्क्वायर को अगर यम मान लिया गया तो ये 3m के रूप का मिल गया। और इसमें यम क्या है, जहां यम बराबर 3q स्क्वायर, ये एक धन पूर्णांक होगा, क्योंकि क्यू क्या है, पूर्णांक है, भागफल है क्यू और r शेषफल है, और ये दोनों ही पूर्णांक हैं। और किसी पूर्णांक का वर्ग किया जाए और उसमें 3 का गुणा किया जाए तो निश्चित रूप से एक धनात्मक पूर्णांक ही है ये। तो यहाँ यम बराबर 3q स्क्वायर अगर ले लिया जाए तो यहाँ a बराबर 3q का वर्ग करने पर 3m के रूप का हमको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए हम पुनः दूसरा वाला मान ले रहे हैं, इसका पुनः अगला मान देखिए a का क्या हो सकता है, तो a का मान हो सकता है 3q प्लस 1, 3q प्लस 1 के रूप का है। अब इसका अगर वर्ग किया जाए तो इसका वर्ग करने पर देखिए क्या मिलेगा, तो यहां से अगर a स्क्वायर देखा जाए तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये मिल जाएगा। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला जाए तो यहां देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लगाया जाए तो यहाँ 3q का स्क्वायर यानी 9q स्क्वायर मिल जाएगा, 9q स्क्वायर। और उसके बाद में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में इसको तोड़ेंगे तो ये स्क्वायर हो गया। अब 2ab अगर करें तो 2 गुणे 3q गुणे 1 करना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से यहाँ हमें मिल जाएगा 2 तिया 6q, ये 6q मिल जाएगा। और फिर b स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 मिल जाएगा, ये मिल गया। अब इसमें देखिए इन दोनों में हम 3 का हमें गुणांक बाहर करना है। तो इसमें अगर 3 गुणांक बाहर कर लिया जाए इन दोनों पदों में, केवल इस पद की बात की जा रही है, तो इन दोनों पदों में 3 गुणांक हम बाहर कर रहे हैं। तो यहां देखिए क्या बचा, यहां बचेगा 3q स्क्वायर और साथ में बचेगा प्लस 2q, ये हो जाएगा। इन दोनों में हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 अगर कॉमन निकालेंगे तो यहाँ 3q स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर 2q बच जाएगा और साथ में प्लस 1 भी है,
तो यहाँ हमने +1 लगा दिया, यानी a बराबर 3q + 1 वाली वैल्यू जब लेंगे तो a स्क्वायर इस रूप में मिल रहा है। अब यहां से देखिए, अब हम यहां से ये स्क्वायर का रूप क्या देख रहे हैं, इस ब्रैकेट वाली राशि को अगर यम मान लिया जाए, यम क्यों मान रहे हैं, क्योंकि एक धन पूर्णांक है, q का वर्ग करेंगे और 3 से गुणा करेंगे तो एक पूर्णांक ही मिलेगा, और यहाँ q में 2 गुणा करके जोड़ेंगे, यानी पूर्णांकों का वर्ग करें या पूर्णांक को किसी भी प्राकृतिक संख्या से गुणा करें तो निश्चित रूप से ये सारी राशि जो मिल रही है एक पूर्णांक है। इस पूर्णांक को हमें यम के लिए प्रश्न में कहा जा रहा है, किसी पूर्णांक यम के लिए। तो अब इस हम ब्रैकेट वाली राशि को अगर यहाँ यम कह दे तो निश्चित रूप से यहाँ a स्क्वायर की वैल्यू 3m + 1 के रूप का है, 3m + 1 के रूप का है, जहां m बराबर 3q स्क्वायर + 2q, यानी m को अगर 3q स्क्वायर + 2q कह दिया जाए तो यहां a बराबर 3q + 1 वाली वैल्यू में इसका वर्ग 3m + 1 के रूप का हमको प्राप्त हो रहा है। अब यहां r की एक वैल्यू और बच रही है, यानी a का एक रूप है a बराबर 3q + 2। अब हम इसको चेक करने वाले हैं, तो यहां से भी चेक कर लीजिए पुनः, a बराबर 3q + 2 ले लिया जाए, 3q + 2 ले लिया जाए। अब यहां अगर a बराबर 3q + 2 है तो इसका वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, a स्क्वायर बराबर मिल जाएगा हमको 3q + 2 का होल स्क्वायर, और यहां फिर इसको a + b के होल स्क्वायर से खोला जाए तो यहां मिल जाएगा a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, ये हो जाएगा, और फिर 2ab, तो 2ab करेंगे जब तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 यहां मिल जाएगा q के साथ, 12 × q, और साथ में यहां 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 मिल जाएगा, ये 4 हो गया। अब देखिए हमें केवल इन्हीं दोनों रूपों में दिखाना है, तो ये 3m के रूप में था, ये 3m + 1 के रूप में मिला, एक यहाँ 3m के रूप में मिल चुका है और एक यहाँ 3m + 1 के रूप में मिल चुका है। अब ये लास्ट वाली वैल्यू देखिए किस रूप में बदल सकते हैं, तो यहाँ हम 3m के रूप में नहीं बदल सकते क्योंकि तीनों पदों में 3 कॉमन नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में इस 4 को हमें तोड़ना होगा, इस 4 को हम 3 धन 1 में तोड़ देंगे, तो यहां हो जाएगा 9q स्क्वायर + 12q + 3 + 1। अब यहां अगर देखा जाए तो इतने पदों में 3 कॉमन मिल सकता है, इतने पदों में 3 कॉमन मिल सकता है, तो ये 3m + 1 के रूप में कहीं ना कहीं हमको मिलने वाला है। तो यहां से हम देखेंगे ये स्क्वायर बराबर इन तीनों पदों में 3 कॉमन ले लीजिए, यहां हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 3 कॉमन लिया गया तो 4q मिलेगा यहां पर, और फिर +1, और फिर प्लस आगे भी एक यहां रहेगा। अब देखिए इस ब्रैकेट वाली राशि में अगर देखें तो ये पूर्णांक ही है, एक पूर्णांक मिल रहा है, कौन सा पूर्णांक लेना है, तो पूर्णांक हमें यम लेना है। तो अब इस ब्रैकेट वाली राशि को अगर यम लिख दिया जाए तो निश्चित रूप से ये 3m + 1 के रूप का यहां भी मिल गया हमको, 3m + 1 के रूप का, लेकिन यहां m की वैल्यू ये वैल्यू कही जाएगी, जहां m बराबर 3q स्क्वायर + 4q + 1, ये वैल्यू यम की होगी। तो यहां ब्रैकेट में जो राशि है इसको यम कहा गया, और इसको यम कहेंगे तो एक इस मान के लिए इसका वर्ग जो है वो 3m + 1 के रूप का हमको प्राप्त हो गया, यानी टोटली जो माना गया है ए धनात्मक पूर्णांक लिया गया, तो इसका वर्ग किस किस रूप में हो सकता है, तो इसका वर्ग हमने पहली वैल्यू के लिए देखा तो ये 3m के रूप में मिला, दूसरी वैल्यू के लिए देखा तो 3m + 1 के रूप में मिला, और तीसरी वैल्यू के लिए देखा तो ये भी 3m + 1 के रूप में मिल चुका है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम, किसी पूर्णांक
m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है, यानी जो हमें सिद्ध करना था वो यहां पर सिद्ध हो चुका, प्रूव्ड। यही चीज हमको दिखाना था और वो यहां पर सिद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 हम सॉल्व कर चुके हैं। अब आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। बिल्कुल पहले जैसा ही प्रश्न है, लेकिन यहां थोड़ा सा हमको दिमाग का इस्तेमाल करना है, अन्यथा यह प्रश्न बड़ा हो जाएगा। यहां देखिए गुणक 3 था और यहां देखिए जो यहां भाजक लिया गया वो 9 है, 9, तो भाजक 9 है। और हम जानते हैं कि अगर कोई संख्या 9 से विभाजित हो रही है तो निश्चित रूप से वो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। कोई संख्या अगर 9 से विभाजित की जा सकती है तो वह संख्या निश्चित रूप से 3 से भी विभाजित हो सकती है। इसलिए अगर हम यहां किसी धनात्मक पूर्णांक को 9 से अगर विभाजित करेंगे तो शेषफल 0 से लेकर 8 तक यानी टोटल 9 वैल्यू लिखना पड़ेगा और 9 वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे तो वह प्रश्न बहुत बड़ा होता जाएगा। हालांकि मिल जाएगा, उससे भी प्राप्त होगा, लेकिन वह सवाल बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यह थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करते हैं कि जो राशि 9 से विभाजित होती है वो निश्चित रूप से 3 से भी विभाजित हो सकती है। इसलिए यहां हम 3 को मानक मानकर चलेंगे और लास्ट में 9 के रूप का हम दिखाएंगे, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं करना है, इसमें घन करना है। और 3 का घन अगर कर दिया जाए तो 27 प्राप्त होगा और 27 9 से भी विभाजित है, यानी 9 हमको गुणांक 27 में प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए यहां थोड़ा सा हमें इस्तेमाल करना है कॉन्सेप्ट। इसमें हमें दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, तो सबसे पहले माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है या धन पूर्णांक भी लिख सकते हैं। माना कि a एक धन पूर्णांक है तथा a को 3 से विभाजित करने पर भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। ये कोई धन पूर्णांक है और उसको अगर 3 से विभाजित करें तो भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। अब यहां हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका लगा सकते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर लिख सकते हैं 3q + r, और इसमें r की वैल्यू क्या होगी, तो जहां r बराबर भाजक यहां 3 लिया गया तो निश्चित रूप से जो रिमाइंडर होगा शेषफल होगा वो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। केवल और केवल 3 मान शेषफल के मिल सकते हैं। अब पहला वाला मान अगर लिया जाए, देखिए यहां से अगर हम पहला मान देखें r बराबर 0 रख दे तो a बराबर देखिए कौन सा रूप मिलेगा, a बराबर मिलेगा 3q + 0, या हम कह सकते हैं a बराबर 3q, एक वैल्यू ये मिल गई a की। या दूसरी वैल्यू क्या हो सकती है, तो r की जगह पे 1 रख दीजिए, ये 3q + 1 हो जाएगा। या r की वैल्यू 2 रख देंगे तो a की वैल्यू 3q + 2 हो जाएगी। यानी जो हमने धन पूर्णांक a माना है उसके 3 रूप हो सकते हैं, एक 3q, एक 3q + 1 और एक 3q + 2। लेकिन हमें दिखाना क्या है, हमें दिखाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन इस रूप में होता है।
तो अब घन करना है, नहीं 3 इसका क्यूब रूट लेना है, घन करना है। तो अब हम घन करने वाले हैं। देखिए अब पहली वैल्यू के लिए यानी a बराबर 3 क्यू है। तो अगर a बराबर 3 क्यू है तो हम a क्यूब अगर करें तो a क्यूब बराबर क्या मिलेगा, a क्यूब, तो ये हो जाएगा 3 क्यू का होल क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब। अब 27 में से हम 9 गुणक निकाल सकते हैं, 9 को बाहर करके इसको 3 क्यू स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं। देखिए 3 क्यू स्क्वायर एक पूर्णांक है, इसको अगर हम यम के रूप में लिख दें, 3 क्यू स्क्वायर को यम लिख दें तो निश्चित रूप से 9 यम के रूप का बन जाएगा। तो अब यहां हम इसको यम लिखने वाले हैं, तो जैसे ही हम 3 क्यू स्क्वायर को एम लिखेंगे तो ये 9 यम बन जाएगा। और इस 9 यम में एम क्या है, जहां एम एक पूर्णांक है जो कि 3 क्यू स्क्वायर के रूप में है, 3 क्यू स्क्वायर। तो यहां देखिए पहला मान जो था 3 क्यू, इसका घन हमें 9 यम के रूप में प्राप्त हो चुका। अब इसी प्रकार से हम दूसरी वाली वैल्यू ले रहे हैं, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, a बराबर 3 क्यू प्लस 1, और इसका क्यूब करके देखिए तो a क्यूब क्या मिलेगा। a क्यूब देखिए 3 क्यू प्लस 1 का होल क्यूब करने वाले हैं, यहां फार्मूला लग जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल क्यूब वाले फार्मूले से इसका हमें प्रसार कर देना है। तो सबसे पहले a क्यूब यानी पहले हमें मिलेगा 3 क्यू का होल क्यूब, अब बी क्यूब को लास्ट में लिखेंगे क्योंकि ये 1 है, फिर 3ab, तो यहां देखिए प्लस में 3 इंटू a की वैल्यू है 3 क्यू और b की वैल्यू है 1, 3ab इंटू ए प्लस बी यानी 3 क्यू प्लस 1 और फिर 1 का क्यूब, ये मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस फार्मूले से हमने इसका प्रसार किया और प्रसार करने के बाद देखिए क्या वैल्यू मिल रहा है ए क्यूब का, तो यहां से ए क्यूब बराबर मिल जाएगा, इसको क्यूब रूट करेंगे इसका क्यूब, तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब ये मिल जाएगा, प्लस यहां से देखिए 3 त्रिक का 9 का 9 और 9 को 3 से गुणा कराएंगे तो यहां भी 27 मिल जाएगा, 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, और फिर यहां से 3 त्रिक का 9 क्यू बाहर है और 1 से गुणा कराएंगे तो ये प्लस में 9 क्यू मिल जाएगा, 9 क्यू, और लास्ट में 1 का क्यूब करेंगे तो 1 मिल जाएगा। अब इन सभी वैल्यूज में जितने भी मान हैं, इन सभी मानों में अगर देखा जाए तो इसमें 9 3 पदों में कॉमन दिख रहा है, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है कॉमन, इसमें भी कॉमन। तो इन 3 पदों में अगर 9 कॉमन ले लिया जाए, यहां 9 को कॉमन ले लिया जाए तो यहां पहले वाले में मिल जाएगा 3 क्यू क्यूब और दूसरे वाले में मिल जाएगा 3 क्यू स्क्वायर, और लास्ट टर्म में 9 कॉमन ले लेंगे तो एक क्यू मिलेगा। हमें केवल 9 गुणक बाहर करना है क्योंकि जिस रूप में हमें दिखाना है उसमें 9 यम के रूप दिखाया गया, तो केवल 9 को बाहर कर लीजिए, बाकी सबको यम मान लेंगे। अब यहां ब्रैकेट में जो भी राशि है इसको अगर यम कह दिया जाए, आगे यहां देखिए एक 1 भी बच रहा है, एक 1 भी है तो प्लस 1 यहां जोड़ देंगे। अब यहां इसको अगर यम मान लिया जाए तो ये 9 यम प्लस 1 के रूप में हमको मिल रहा है, यानी ए क्यूब बराबर यहां से हमको मिल जाएगा 9 यम प्लस 1, जहां m बराबर क्या है, तो यहां देखिए यम एक पूर्णांक है और इसकी वैल्यू 3 क्यू क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इस रूप में मिल गई। यानी पहली वाली वैल्यू को हमने देखा कि वो 9 यम के रूप में मिल गया, दूसरी वैल्यू को हमने देखा तो 9 यम प्लस 1 के रूप का मिल गया। अभी एक मान और बचा हुआ है, a का मान 3 क्यू प्लस 2 ले लिया जाए, तो अब देखिए तीसरा वैल्यू ले लीजिए a बराबर 3 क्यू प्लस 2, ए बराबर 3 क्यू प्लस 2 अगर ले लिया जाए तब इसका घन क्या होगा, तो इसका घन करने पर ए क्यूब बराबर क्या मिल सकता है, तो ये हो जाएगा 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब, और इसको खोलेंगे ए प्लस बी के होल क्यूब से, तो सबसे पहला पद 3 क्यू है, इसका होल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी फार्मूले से, तो 3ab जब करेंगे तो 3 इंटू ए की जगह पर है 3 क्यू, बी की जगह पर है 2, 3ab इंटू ए प्लस बी
यानी 3 क्यूब प्लस 2 और साथ में b क्यूब यानी 2 का क्यूब लास्ट में लिख देंगे। तो वही फार्मूला लगाया गया है, a क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। ओपन कर लीजिए, तो यहां से हमको a क्यूब बराबर मिल जाएगा 3 त्रिक 9 त्रिक 27 क्यू क्यूब प्लस यहां देखिए 3 त्रिक 9 दूनी 18, 3 त्रिक 9 दूनी 18 क्यू ही हो जाएगा और 18 क्यू को 3 क्यू से गुणा कराएंगे तो 18 तिया 54, 54 और क्यू क्यू का गुणा क्यू स्क्वायर हो जाएगा। और फिर यहां से 18 क्यू का गुणा 2 में कराएंगे तो 18 दूना 36 क्यू मिल जाएगा। यानी हमने इस पूरे का भी गुणा किया और साथ में ब्रैकेट भी ओपन किया। तो यहाँ 18 क्यू का गुणा 3 क्यू में करेंगे तो 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर और फिर 18 क्यू का गुणा 2 से करेंगे तो 36 क्यू मिल जाएगा। और साथ में यहाँ 2 का क्यूब 8 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 3 बार गुणा करेंगे तो ये 8 प्राप्त हो जाएगा। अब अगला वैल्यू हमें देखिए क्या मिल रहा है। तो इन सभी पदों में अगर देखा जाए तो कॉमन के रूप में 9 कॉमन इसमें मिल सकता है, इसमें मिल सकता है और इसमें मिल सकता है। इसमें 9 कॉमन नहीं हो सकता। तो जिसमें 9 कॉमन मिल रहा है उन पदों में 9 कॉमन ले लीजिए। तो 9 को हमने कॉमन ले लिया, यहां से 9 कॉमन मिला तो यहां मिल गया 3 क्यूब और यहां 54 है तो 6 यहां बचेगा प्लस 6 क्यू स्क्वायर और उसके बाद में 36 है तो यहां 4 बच जाएगा 4 क्यू। इतने में हमको 9 कॉमन इन 3 पदों में मिल रहा है, साथ में प्लस 8, यहां पर प्लस 8 लिख देंगे। अब अगर ब्रैकेट वाली राशि को m कह दिया जाए तो निश्चित रूप से 9m प्लस 8 के रूप में वैल्यू मिल रही है। तो यहां से देखिए a क्यूब बराबर 9m प्लस 8, जहां m बराबर 3 क्यू क्यूब प्लस 6 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, यानी इस पूरे ब्रैकेट वाली राशि को हमने m मान लिया और जैसे ही इसको m मानेंगे यह a क्यूब की वैल्यू 9m प्लस 8 के रूप में प्राप्त हो जाएगी। अब यह प्रश्न हमारा कंप्लीट हो रहा है। a के यहाँ 3 मान मिल रहे थे जिसमें पहला मान था 3q और इसका हमने क्यूब किया तो 9m के रूप में मिला और फिर a का दूसरा मान 3q प्लस 1 था, इसका हमने क्यूब किया तो ये 9m प्लस 1 के रूप में मिला और फिर तीसरा मान m बराबर 3q प्लस 2 a की वैल्यू थी, इसका क्यूब करने पर हमने क्या देखा कि ये 9m प्लस 8 के रूप में मिल रहा है। यानी जो वैल्यू दिखाना था 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 वो हमने तीनों वैल्यू दिखा दिया कि a के क्यूब को, a के घन को हमने इन तीनों रूपों में यहां प्रदर्शित कर दिया है। ये पहला और ये दूसरा और यह एक तीसरा रूप। अब हम सीधे लास्ट में लिख देंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक, यानी लास्ट वाली लाइन प्रश्न से ही लिखना है, जो चीज हमें दिखाना है। यहां कह रहा था दर्शाइए कि, क्या दर्शाया गया, यही चीज दर्शाया गया है, वही लाइन पूरा यहां से यहां तक हमें उतार देना है कि वही चीजें हमने यहां दिखा दिया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। इस प्रकार यह प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें अगले प्रश्नावली में हमें कुछ भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानना है। संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्याएं क्या है, तो उनके बारे में अगली प्रश्नावली में हमें बताना है। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा बता दें कि भाज्य संख्याएं क्या है और अभाज्य संख्याएं क्या है। तो भाज्य संख्याएं और अभाज्य, तो ये दोनों संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। तो भाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके, यानी जिस संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो, जिस संख्या के
दो से अधिक गुणनखंड हो उन संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब दो से अधिक गुणनखंड, भाई जैसा कि हम जानते हैं कि संख्या एक सभी संख्याओं का गुणनखंड है और कोई भी संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड होती है। तो दो तो सब में होते हैं, कोई भी संख्या हो दो गुणनखंड सब में होते हैं। अब दो से अधिक अगर कोई 3, 4, 5 गुणनखंड किसी संख्या के मिल रहे हैं तो निश्चित रूप से वो भाज्य संख्या होगी। तो भाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके दो से अधिक गुणनखंड प्राप्त हो। और अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो अभाज्य संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, जिनके केवल और केवल दो गुणनखंड हो, एक और वह संख्या स्वयं, यानी एक और स्वयं वह संख्या, केवल यही दो गुणनखंड जिस संख्या में होते हैं उन संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो आइए देखते हैं कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनमें केवल दो गुणनखंड है। तो अगर हम बात करें एक की, तो एक का एक ही गुणनखंड है, एक का एक ही गुणनखंड है, केवल एक को केवल एक से ही विभाजित कर सकते हैं, इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं कर सकते। तो इसका तो केवल एक गुणनखंड है, इसलिए ये ना भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है। इसको हम भाज्य भी नहीं कह सकते, अभाज्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाज्य तब कहते जब दो से अधिक गुणनखंड होते, अभाज्य तब कहते जब दो गुणनखंड कम से कम होते। लेकिन इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड होने के कारण ना ये भाज्य संख्या है और ना ही ये अभाज्य संख्या है। तो अब अभाज्य कहां से शुरू होगा? तो अब एक के बाद संख्या दो को देखिए। दो का अगर गुणनखंड देखा जाए तो इसका गुणनखंड अगर देखें तो एक तो सभी संख्याओं का गुणनखंड है, दो का भी एक गुणनखंड एक है और साथ में दो स्वयं का भी एक गुणनखंड है, यानी इसके दो गुणनखंड मिल रहे हैं, एक और दो। संख्या दो के दो गुणनखंड मिल रहे हैं, एक और दो। तो दो गुणनखंड जिसके प्राप्त हो वो अभाज्य संख्या होती है, इसलिए दो कौन सी संख्या हुई? अभाज्य संख्या। संख्या दो एक अभाज्य संख्या है। अब बात करें अगर तीन की अगर बात करें तो तीन के भी केवल और केवल दो ही गुणनखंड हैं, एक और तीन। इसके अलावा और किसी भी संख्या से तीन विभाजित नहीं हो सकती, तो इसलिए यह भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या में दो है, तीन है। अब अगर बात करें चार की, तो चार को देखिए, संख्या चार हमने यहां देखिए लिखा है ये चार। अब चार किससे किससे विभाजित हो सकता है? तो एक तो सभी संख्याओं को विभाजित करता है, एक इसका एक गुणनखंड बन गया। ये दो से भी विभाजित हो रहा है और चार स्वयं को भी विभाजित कर रहा है, तो इसके तीन गुणनखंड मिल रहे हैं, एक है, दो है, चार है। तो दो से अधिक गुणनखंड जिस संख्या के होते हैं वह भाज्य संख्याएं होती हैं। इस प्रकार ये चार जो होगा ये एक भाज्य संख्या होगा, ये अभाज्य नहीं, ये भाज्य है। दो और तीन अभाज्य है जबकि चार भाज्य संख्या है। अब पांच की अगर बात करें तो पांच एक से कट सकता है या पांच स्वयं से कट सकता है, इसके अलावा अन्य किसी से विभाजित नहीं हो सकता। तो हम क्या कहेंगे? यह एक अभाज्य संख्या है। दो गुणनखंड मिल रहे हैं जिसके केवल और केवल दो गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्याएं होती। तो पांच एक अभाज्य संख्या है। जबकि छह की अगर बात करें तो छह में देखिए एक से विभाजित हो सकता है, दो से भी विभाजित होगा, तीन से भी विभाजित होगा और छह स्वयं से भी होगा। तो इसमें चार गुणनखंड मिल रहे हैं, दो से अधिक गुणनखंड मिलने पर संख्या भाज्य हो जाती है, छह एक भाज्य संख्या है। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए होंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। वही संख्याएं जिनके केवल दो गुणनखंड हो उनको अभाज्य संख्याएं कहते हैं और जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो उनको भाज्य संख्याएं। तो अगर हम भाज्य संख्याओं को लिखना चाहें और अभाज्य संख्याओं को, तो अभाज्य संख्याएं कैसे दिखा सकते हैं? देखिए अभाज्य संख्या शुरू होती है दो से, अभाज्य संख्या दो से शुरू होती है। पहली अभाज्य संख्या दो है, फिर तीन है, फिर पांच है, फिर सात है और उसके बाद नौ नहीं कहेंगे क्योंकि नौ भाज्य है। नौ के दो से अधिक गुणनखंड है, नौ एक से भी विभाजित होगा, तीन से भी विभाजित होगा और नौ स्वयं से भी विभाजित होगा। तो इस प्रकार दो से अधिक गुणनखंड है, नौ अभाज्य नहीं होगा। दो है, तीन है, पांच है, सात है, फिर 11, फिर 13, इसी तरीके से 15 नहीं हो सकता, 17,
डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार की संख्याएं जो होती है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और भाज्य संख्या की बात करें तो भाज्य संख्या को हम यहां दिखा सकते हैं, भाज्य संख्याएं यहां पर हम दिखा रहे हैं। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, और उसके बाद में भाज्य संख्या 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 भी है, फिर 12 है, उसके बाद 14 है, डॉट डॉट डॉट। तो ये भाज्य संख्याओं का क्रम है। इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है कि वह कौन सी ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और भाज्य संख्या भी है, और सबसे छोटी समभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या 4 है, ये सम भी है और भाज्य भी है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो कि सम है वो 4 कही जाएगी। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। लेकिन अगर कहा जाए सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या की बात करेंगे तो हम 3 कहेंगे, 3, क्योंकि ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 जो है वो सम संख्या है। यही एक ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है। 2 जो है एक ऐसी सम संख्या है जो कि अभाज्य है, ये अकेला अभाज्य संख्या है 2। और इसके बाद 3 जो आता है वो विषम है और अभाज्य है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कौन सी है। तो अगर विषम भाज्य संख्या की बात करें तो देखिए सबसे छोटी सम में 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, इसके बाद में ये 9 संख्या जो मिल रहा है ये हमको विषम मिल रहा है। तो अगर बात करें सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9 होगी, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 होती है। तो इन प्रश्नों पर भी ध्यान रखना है, 1 नंबर में ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अब अगले प्रश्नावली में हम इनके भाज्य संख्याएं क्या है, भाज्य क्या है, इन पर प्रश्नों को और गुणनखंडों को बनाना बताएंगे, किस प्रकार से संख्याओं के गुणनखंड निकालते हैं, उनके एचसीएफ एलसीएम कैसे गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं, उनमें संबंध क्या होता है, यह सारी चीजें जानकारी अगली प्रश्नावली में हम अगले क्लास में देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।